गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जनजातीय आंदोलन, यानी पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ और सेठ महाजन साहूकार इन लोगों के खिलाफ कैसे जनजातीय आंदोलन हुए या आदिवासी कैसे आंदोलन किए, उस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे। इस बीच में जब लगान की व्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेज आदिवासियों के पास चले गए तो इस बीच ईसाई मिशनरी जो थी उनका भी आगमन हुआ, क्योंकि ईसाई मिशनरी ये कहती थी कि हम इनको शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के नाम पर वो बहुत सारे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराती थी और ये दिलासा दिलाती थी कि सेठ साहूकार जो है, महाजन जो है, वो लोग आपकी रक्षा करेंगे, उनसे आपकी रक्षा कराई जाएगी, आप धर्म परिवर्तन कीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं था। ईसाई मिशनरियों ने कई सारे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया, लेकिन सेठ साहूकार जो थे, महाजन जो थे, वो किसी प्रकार की उनकी कोई देखरेख नहीं करते थे, कोई मदद नहीं करते थे। उनका एक ही काम था, शोषण करना। इस बात को भी आदिवासी भली बात समझ रहे थे, जान रहे थे। धीरे धीरे ईसाई मिशनरी जो थे, उनकी संस्कृति जो थी, उनकी जो सभ्यता थी आदिवासियों की, उसकी अवहेलना शुरू कर दी, उसके बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया और कहते थे कि ये है, इसमें ये होता है, शिक्षा लीजिए, आप धर्म परिवर्तन कीजिए, आपको ये सहायता देंगे। और ये सारी लालचें देकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इसमें जो सेठ साहूकार थे, महाजन थे या बिचौलिए जो थे, वो सभी अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासियों का जो थे उनका खूब शोषण किया करते थे। आदिवासियों की एक खास बात थी कि वो गैर आदिवासी या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन या शोषक नहीं मानते थे। जो बाहरी लोग थे उनको अपना दोषी नहीं मानते थे। वो उन्हीं लोगों को दोषी मानते थे जो उनकी अर्थव्यवस्था में, जो उनके काम में सबसे अधिक अड़ंगा लगाता था, जो सबसे अधिक शोषण करता था, उन्हीं लोगों को वो अपना दुश्मन मानते थे। अब है जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। जनजातीय विद्रोह कैसे होते थे? 19वीं शताब्दी में भारत में लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन फूट चुकी थी, आंदोलन शुरू हो चुकी थी। इसमें अंग्रेज थे और गैर आदिवासी जो थे, जो घुसपैठ कर रहे थे, या महाजन थे, साहूकार थे, सेठ थे, ठेकेदार थे, इन लोगों के खिलाफ अंग्रेजों ने, आदिवासियों ने आंदोलन की शुरुआत शुरू कर दी थी। इसमें सबसे अधिक संख्या भील जाति की थी, भील जाति की थी। इसमें आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में इन्होंने काफी विद्रोह किया था। त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में साहूकारों, महाजनों के शोषण के विरोध में जो जनजातीय थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। यानी जो आदिवासी थे इन क्षेत्रों में, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, इस पे जो जनजाति थे वो अंग्रेजों का जो कानून था, जो नियम था, या सेठ साहूकार के जो नियम कानून थे, उसको मानना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस नियम को नहीं मानते थे। गोंडवाना क्षेत्र के जो गोंड लोग थे, उन्होंने अपनी जमीन की, अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिलने के लिए आंदोलन कर दिया। जो जंगलों में रहते थे, वो विभिन्न वन में जो जातियां थी, उन्होंने वन की सुरक्षा के लिए, वन में जो पेड़ कटाई होती थी, जो और भी शिकार होते थे, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और उसी तरह उत्तर पूर्व में सेठ साहूकार और महाजनों के खिलाफ वहां की जो जनजातीय समाज थी, उन्होंने वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये विरोध पूरे भारत में फैल गया। लेकिन सबसे बड़ी विरोधी जो सबसे बड़ी जनजातीय विद्रोह था, वो था बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में। इसकी ज्वाला सबसे अधिक धधक रही थी या ज्वाला बह रही थी बिहार के संथाल और परगना या छोटा नागपुर के क्षेत्र में। वे जो थे अंग्रेजों के द्वारा उनको दिए गए सेठ साहूकार
जो अंग्रेजों को देते थे अधिकार, उसके खिलाफ थे बिहार की सरकार जाती थी। यानी वो चाहते थे कि इनके खिलाफ ये लोग हमारे किसी चीज में, हमारे किसी काम में किसी तरह के दखलंदाजी न करें। ईसाई मिशनरियों जो थे उनकी घुसपैठ पर भी वो लोग एक कारण था विरोध का। ईसाई मिशनरी आ रहे हैं, हमारे लोगों को बाला घुसाकर और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसके खिलाफ भी वो थे। आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया। यानी एक एक नेता इन्होंने अपना चुन लिया, ये जनजाति थे, और इन्होंने अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया। और सेठ साहूकार जो थे इनको नियमों को मानना इन्होंने अपनी बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच अंग्रेज जो थे इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को चलने के लिए, इन लोगों को दबाने के लिए सेनाएं खड़ी कर दी। यही कारण था कि बहुत सारे आदिवासियों ने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र उठा लिए अंग्रेजों के खिलाफ। उत्तर पूर्व भारत भी खसिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। ये सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। यानी ये सारे विद्रोह थे ये संगठन के थ्रू या संगठन के लेकर, संगठन को बनाकर ये सारी विद्रोह की जाती थी। इसी में एक विद्रोह था तो बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा चूंकि जनजातीय आंदोलन मुंडा विद्रोह के जो हुआ था उसका नेता था, बिरसा मुंडा उसका नाम था। उसका जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र बलकद में हुआ था। आप लोग किताब में दिया याद करने वाला चीज है, ये आप लोग पढ़िएगा। उसके पिता का नाम सुगना मुंडा था, माता का नाम कर्मी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। चाईबासा हमारे बिहार के क्षेत्र में पड़ता है चाईबासा। उसमें एक जर्मन मिशनरी स्कूल थी, उसमें उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। क्योंकि शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी तो थोड़ा सा और अपने जनजातीय लोगों में वो दिया था। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया। ईसाई धर्म भी स्वीकार किया कुछ लोगों के बहकावे में आकर, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर वो मुंडा जनजाति बन गया, बिरसा मुंडा। उसके मन में हमेशा अंग्रेज और जो जमींदार थे, जो महाजन साहूकार सेठ थे, उनके खिलाफ आक्रोश की भावना रह रही थी, आक्रोश की भावना थी, और इसीलिए उसने विद्रोह का उसके मन में ख्याल आता चला गया। सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा ने एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। एक अपने जो भगवान थे उसके कुल देवता थे सिंगबोगा, उनके द्वारा उनको एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। उन्होंने सपना देखा कि इस तरह की धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस कारण उन्होंने अपने आप को, बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का अवतार मान लिया, और उसने मुंडाओं को पवित्र जीवन जीने और एक आदर्शवादी गुण लाने के लिए उसने मुंडाओं को प्रेरित करना शुरू कर दिया। और वह जो मुंडा जनजाति लोग थे, उन्होंने बिरसा को अपना पैगंबर मानने लगे, यानी अपना भगवान मानने लगे। बिरसा मुंडा ने प्रचार शुरू किया अपने धर्म का, मुंडा धर्म जो था वो, और लोग उसके प्रचार को देखने लगे, और उसका मुंडा राज धीरे धीरे अपने जनजातियों पर उसका मुंडा राज शुरू हो गया। उसने मुंडाओं को आदेश दिया किसी को भी राजस्व नहीं दे। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी भी तरह का सेठ साहूकार या अंग्रेजों को राजस्व नहीं दे, कोई लगान नहीं दे। अंग्रेजी सरकार ने इस विरोध के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगा दिया। अंग्रेजों ने उसको रांची जेल में पकड़कर भेज दिया, अंग्रेजी सेना की। लेकिन जेल से छूटने के बाद, लेकिन जैसे ही बिरसा मुंडा जेल से छूटा, फिर लोगों का समर्थन उसको प्राप्त हुआ और उसने आंदोलन की फिर से शुरुआत कर दी, और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्ष या जन संपर्क करना शुरू किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुंडाओं को एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ
आंदोलन की शुरुआत की जाए। इसी से अंग्रेजों ने जब देखा कि इसकी संख्या बढ़ती जा रही है तो उन्होंने सेना को बुलाकर इनको दबाया, कुचला। इसमें बहुत सारे मुंडाओं की मृत्यु भी हो गई, बहुत सारे जेल में बंदी बना लिए गए। लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मौत रांची जेल में ही हो गई। अंततः 1900 ईस्वी में 2 जून 1900 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, उसको रांची जेल में बंद कर दिया और हैजा के कारण रांची जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिरसा मुंडा, चूंकि मुंडाओं ने बिरसा को अपना भगवान मान लिया था, तो उसको उन्होंने अपने भगवान को जीत दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसको विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, वो जो विचार रख गया था, जो सोच रख गया था राष्ट्रीयता को, उसको बढ़ाने के लिए मुंडाओं का विद्रोह थमा नहीं, यानी वो हमेशा सुलभता रहा, हमेशा होता रहा अंग्रेजों के खिलाफ, सेठ साहूकारों के खिलाफ। इनके द्वारा बहुत सारे जनजातीय और भी जनजाति, छोटे छोटे जो जनजाति थे, उनका संरक्षण भी प्राप्त हुआ इन लोगों को। इसके लिए बहुत अंग्रेजों ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया। इसलिए बनाया कि वो इस जाति के बारे में नजदीक से सोच सके, नजदीक से समझ सके। 1905 में कुटी अनुमंडल का गठन किया गया ताकि समस्याओं को नजदीक से जाना जा सके। अंग्रेजों ने ये सब किया। तो इस तरह बिरसा मुंडा एक विद्रोह भारतीय इतिहास में अच्छे विद्रोह के रूप में देखा जाता है। भारतीय आंदोलन में इस विद्रोह का काफी असर हुआ। इस विद्रोह को भारतीय आंदोलन में बहुत देखा गया, उससे बहुत भारतीय आंदोलन को रफ्तार मिली। इस तरह बिरसा मुंडा विद्रोह समाप्त हुआ धीरे धीरे। आगे हम और भी विद्रोह पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और जनजातीय, किसी दूसरे जनजातीय के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अगला टॉपिक पढ़ के आइएगा। अगर बिरसा मुंडा से आपके क्वेश्चन जरूर होगा, आपके किताब में अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले जनजातीय विद्रोह के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।